नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। माँ बाप के किस पाप के कारण औलाद दारू का सेवन करने लगती है? दर्शक बंधु, औलाद जब शराब के गिलास से जिंदगी की तलाश करने लगे तो सवाल उठता है कि गलती उसकी है या उन हाथों की जिन्होंने उसे संभालना था। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ना एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जिसकी सांसों में शराब की महक होगी, जिसकी आंखों में एक खोखलापन होगा। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि यह हालात बने कैसे? क्या कोई बच्चा मां के पेट से शराबी बनकर आता है, या फिर उसकी परवरिश में कोई ऐसा जहर घोल दिया जाता है जो धीरे धीरे उसे इस रास्ते पर धकेल देता है? कभी सोचा है कि एक बच्चा जो माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, वही बच्चा उनकी उम्मीदों को छोड़कर दारू की बोतल पकड़ने पर क्यों मजबूर हो जाता है? क्या यह सिर्फ बुरी संगत का असर है या फिर कुछ और भी है जो उसे इस दलदल में धकेल देता है? कभी किसी नशे में डूबे इंसान की आंखों में झांक कर देखो, वहां सिर्फ धुंध नहीं होगी, वहां उसकी टूटी हुई कहानियां भी होंगी। बचपन में सुनी गई कड़वी बातें होंगी, अधूरी इच्छाएं होंगी, माँ बाप की बेपरवाही होगी और कहीं ना कहीं उनकी कही गई वो बातें भी जो उसे अंदर से तोड़ चुकी हैं। तो सवाल यह नहीं है कि औलाद दारू क्यों पीने लगी, सवाल यह है कि माँ बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उनकी औलाद को बोतल में सुकून तलाशना पड़ा। दर्शक बंधु, इस सवाल का जवाब पाना इतना आसान नहीं है। ये एक अटल सत्य को उजागर करता है। दर्शक बंधु, एक कथा के माध्यम से हम इसके पीछे छिपे हर रहस्य को जानेंगे कि औलाद की बर्बादी के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है या फिर किसी और का। दर्शक बंधु, बहुत समय पहले की बात है। एक पावन और पुण्यशील राजा का राज्य था। राजा न केवल अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखता था, बल्कि उसका पुत्र भी गुणवान, सौम्य और सुंदर था। परमात्मा की इच्छा से जब राजकुमार मात्र 10-12 वर्ष का था, तभी उसकी माता का देहांत हो गया। राजा अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता था और यह बात पूरे राज दरबार में जानी जाती थी। वह अपने पुत्र पर भी अपार स्नेह लुटाता था, लेकिन रानी के विछोह का दुख उसे भीतर तक तोड़ गया। प्रारंभ में राजा ने दूसरा विवाह करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी प्रिय रानी का स्थान कोई नहीं ले सकता। लेकिन समय के साथ उसे यह अनुभव हुआ कि राजकुमार की उचित देखभाल और लालन पालन के लिए माता का होना आवश्यक है। प्रभु की योजना को स्वीकार कर भारी मन से राजा ने पुनर्विवाह का निर्णय लिया। शीघ्र ही राजा ने दूसरी रानी से विवाह कर लिया। नई रानी राजा के प्रति तो समर्पित थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह राजकुमार के प्रति वात्सल्यपूर्ण न बन सकी। राजा को यह झांत ही नहीं था कि उसकी नई पत्नी राजकुमार के साथ कैसा व्यवहार करती है। राजकुमार हृदय से अत्यंत विनम्र और संवेदनशील था। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पिता को कोई कष्ट पहुंचे। उसे यह भली भांति समझ था कि उसके पिता ने केवल उसकी देखभाल के लिए दूसरा विवाह किया है। यही सोचकर वह प्रत्येक कष्ट को धैर्यपूर्वक सहन करता रहा। जब राजा महल में होता तो उसकी सौतेली मां प्रेम का दिखावा करती, परंतु जैसे ही राजा राज्य कार्यों में व्यस्त होता या किसी यात्रा पर जाता, सौतेली मां का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता। वह राजकुमार को तरह तरह से सताती, समय पर भोजन न देती, कटु वचन बोलती और कई बार रात में बार बार जगाकर कष्ट पहुंचाती। इन सभी दुखों के बावजूद राजकुमार इतना सहनशील और सुसंस्कारित था कि उसने कभी अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की। वह सदैव इस बात का ध्यान रखता कि उसके पिता को उसकी किसी पीड़ा का आभास न हो। यहां तक कि वह अपनी सौतेली मां के साथ भी ऐसा व्यवहार करता जिससे राजा को कोई संदेह न हो। वास्तव में सौतेली मां के हृदय में एक गहरी ईर्ष्या समाई हुई थी। उसे भय था कि यदि उसके स्वयं के संतान भी हो जाए तो भी राजकुमार की उपस्थिति में उसका पुत्र राजा नहीं बन पाएगा। इस जलन और स्वार्थ के कारण वह सदैव राजकुमार को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करती। एक दिन सौतेली मां की कठोरता से पीड़ित होकर राजकुमार अत्यंत व्यथित हो गया और भूखा ही रोते रोते सो गया। जब भी उसे कोई दुख होता, वह अपनी दिवंगत माता को और अधिक याद करता। उस रात भी वह अपनी मां को स्मरण करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से निद्रा में चला गया। कुछ ही क्षण बीते थे कि उसे एक दिव्य स्वप्न आया।
स्वप्न में उसकी माता प्रकट हुई। राजकुमार ने अपने पिता के समक्ष कभी अपनी सौतेली मां की शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब उसने अपनी मां को स्वप्न में देखा तो अपने हृदय का सारा दुहक और पीड़ा उनके समक्ष रख दी। राजकुमार की मां, जो अत्यंत स्नेहमयी और समझदार थीं, अपने पुत्र को धैर्य रखने की सीख देने लगीं। उन्होंने उसे संयम और सहनशीलता का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने राजकुमार से वचन लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी सौतेली मां के प्रति अवज्ञा या असम्मान का भाव नहीं रखेगा। राजकुमार ने सपने में अपनी मां से यह वादा किया। सपने के अंत में उनकी मां ने प्यार से उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, कल तुम्हारे पिता के दरबार में एक घोड़े बेचने वाला आएगा। उसके पास कई ऊंची नस्ल के घोड़े होंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान देना कि उसके पास एक छोटा सफेद रंग का घोड़े का बच्चा भी होगा। तुम्हें अपने पिता से उसे खरीदने की जिद करनी है। हो सकता है कि तुम्हारे पिता किसी बड़े और ताकतवर घोड़े को खरीदने की बात करें, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसी छोटे सफेद घोड़े के लिए आग्रह करना है। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात को टाल नहीं पाएंगे। इतना कहकर उनकी मां ने विदा ली और इसी के साथ राजकुमार की आंख खुल गई। यह सपना उसके लिए किसी उम्मीद की किरण जैसा था। अगले दिन क्या होने वाला था, इसे लेकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह राजकुमार जल्दी उठा, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने पिता के दरबार में पहुंचा। वह रोज की तरह विद्यालय जाता था, लेकिन छुट्टियों के दौरान कभी कभी वह दरबार में भी जाता था। जैसे ही राजा ने अपने बेटे को दरबार में आते देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने राजकुमार को अपने पास बुलाया और प्रेम से अपने तख्त पर साथ बिठा लिया। कुछ समय बाद एक संतरी अंदर आया और सूचना दी, महाराज, बाहर एक घोड़े बेचने वाला आया है। वह केवल आपसे मिलने की इच्छा रखता है। यह सुनकर राजा और राजकुमार दोनों उत्साहित हो गए और घोड़े देखने के लिए बाहर आ गए। बाहर घोड़े बेचने वाला खड़ा था। उसके पास कई शानदार और ऊंची नस्ल के घोड़े थे। उनमें से एक छोटा सफेद रंग का घोड़े का बच्चा भी था, जो देखने में बेहद प्यारा और अनोखा लग रहा था। राजा ने अपनी पसंद के कुछ घोड़े चुने और उन्हें खरीदने का फैसला किया। तभी राजकुमार उत्साह से बोला, पिताजी, मैं भी एक घोड़ा लेना चाहता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें जो भी घोड़ा पसंद आए वह हम ले लेंगे। यह सुनते ही राजकुमार ने सफेद घोड़े के बच्चे की ओर इशारा किया। राजा चाहता था कि राजकुमार कोई ऊंची नस्ल का ताकतवर घोड़ा चुने, लेकिन राजकुमार की मासूमियत भरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने वही सफेद घोड़े का बच्चा खरीद लिया जिसे राजकुमार ने पसंद किया था। यह वही घोड़ा था जिसके बारे में उसकी मां ने उसे सपने में बताया था। राजकुमार के नए सफेद घोड़े के लिए एक अलग और खास अस्तबल बनाया गया, जहां उसे बड़े ध्यान और आराम से रखा गया। राजकुमार अब ज्यादातर समय अपने घोड़े के बच्चे के साथ बिताने लगा। वह घोड़े की हर जरूरत का ख्याल रखता, उसे समय पर खाना देता और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखता। हर सुबह विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय से लौटने के बाद सबसे पहले वह अपने घोड़े के पास जाता। उसकी मासूमियत और अपने घोड़े के प्रति प्रेम ने उसके दिल में एक अनोखी खुशी भर दी थी। लेकिन राजकुमार की इस खुशी से उसकी सौतेली मां का हृदय जलने लगा। वह राजकुमार की हर खुशी से नफरत करती थी और उसे किसी भी हाल में खुश देखना उसे सहन नहीं था। हालांकि इस बार वह चाहकर भी तुरंत कुछ नहीं कर पा रही थी। घोड़े के खिलाफ कोई साजिश रचने का मौका उसके पास फिलहाल नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा कोई न कोई दुष्ट योजना घूमती रहती थी। सौतेली रानी के पास उसकी एक विश्वास पात्र दासी थी, जो रानी की तरह ही चालाक और बुरी सोच रखने वाली थी। एक दिन रानी ने दासी को अपने पास बुलाया और अपनी जलन भरी योजना बताई। उसने कहा, तुम्हें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे राजकुमार हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए और किसी को मुझ पर संदेह भी ना हो। यह सुनकर दासी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने रानी से कहा, क्यों ना राजकुमार को धीरे धीरे खत्म करने का इंतजाम किया जाए। आजकल गर्मी का मौसम है और जब राजकुमार विद्यालय से लौटता है तो वह भोजन के बाद हमेशा एक खास तरह का शरबत मांगता है। वह उसे बड़े शौक से पीता है। मेरे पास एक ऐसा विष है जिसे पीने वाला तुरंत नहीं मरता, बल्कि महीनों तक बीमार रहता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है।
इस तरह किसी को विष देने का संदेह भी नहीं होगा और राजकुमार कुछ महीनों में अपने आप समाप्त हो जाएगा। रानी यह सुनकर थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई। दासी ने फिर अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़े इनाम की जरूरत होगी। इस योजना को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए मेरा इनाम तय कर लीजिए। रानी को दासी का लालच बुरा तो लगा, लेकिन अपनी जलन और नफरत के चलते उसने इस बात के लिए हामी भर दी। मल्लिका राजकुमार को अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अब साजिश पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और अगले दिन इसे अंजाम दिया जाना था। अगले दिन जब राजकुमार रोज की तरह विद्यालय से लौटकर भागता हुआ सीधे अपने प्रिय घोड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घोड़े का बच्चा रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर राजकुमार हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा, यह बेजुबान घोड़ा आखिर क्यों रो रहा है? क्या इसे भूख लगी है या यह बीमार है? राजकुमार धीरे धीरे घोड़े के पास गया और स्नेहपूर्वक उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तभी राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घोड़े ने मनुष्यों की तरह बोलना शुरू कर दिया। यह देखकर राजकुमार डर भी गया और आश्चर्यचकित भी हो गया। घोड़े ने कहा, मालिक, मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने आया हूं। यह सच्चाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। राजकुमार कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। उसके हृदय में भय और जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। उसने कहा, तुम बोल सकते हो, लेकिन यह कैसे संभव है और तुम क्या कहना चाहते हो? राजकुमार को घबराया हुआ देखकर घोड़े के बच्चे ने कोमल स्वर में कहा, राजकुमार साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूं। मैं परियों की दुनिया से आया हूं और आपकी स्वर्गीय माता की प्रार्थना पर यहां तैनात किया गया हूं ताकि आपकी हर तरह से रक्षा कर सकूं। राजकुमार को यह सुनकर अपनी माता का वह सपना याद आ गया जिसमें उन्होंने उसे सफेद घोड़े के बच्चे को खरीदने की सलाह दी थी। यह स्मरण करते ही उसकी घबराहट कुछ कम हो गई। उसने घोड़े की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? घोड़े के बच्चे ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, आपकी सौतेली मां ने आज आपके विरुद्ध एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची है। उसने अपनी दासी के साथ मिलकर आपके शरबत में विष मिला दिया है। वह जानती है कि विद्यालय से लौटने के बाद आप हमेशा वही खास शरबत पीते हैं और वह इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको किसी भी हाल में वह शरबत नहीं पीना है। वह चाहे जितना भी आग्रह करे, आप उसे हाथ भी मत लगाइए। बाकी सारा भोजन सुरक्षित है, लेकिन उस शरबत से बचकर रहना है। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन मेरी सौतेली मां ऐसा क्यों कर रही है? आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? घोड़े ने उदास स्वर में कहा, तुम्हारी मां की अनुपस्थिति और तुम्हारे पिता का असीम प्रेम ही उसकी जलन का कारण है। वह चाहती है कि तुम्हारे पिता के बाद उसका अपना बेटा सिंहासन पर बैठे। इसी कारण उसकी ईर्ष्या उसे निर्दयी बना रही है। राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, अगर मैं यह बात पिताजी को बताऊं तो क्या वे मेरी बात मानेंगे? घोड़े ने उत्तर दिया, अभी ऐसा करना उचित नहीं होगा। तुम्हारे पिता अपनी नई रानी पर बहुत विश्वास करते हैं। यदि तुम इस समय कुछ कहोगे तो संभव है कि वे तुम्हारी बात पर विश्वास न करें। अभी तुम्हारे लिए सबसे सही उपाय यह है कि तुम धैर्य रखो और उचित समय की प्रतीक्षा करो। याद रखना, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करने के लिए यहां हूं। राजकुमार ने घोड़े की बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसकी सलाह मानने का निश्चय किया। उसने घोड़े के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और मन ही मन अपनी मां को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए यह दिव्य घोड़ा भेजा था। सारी बात सुनकर अब वह शांत हो चुका था और पूरी तरह से आश्वस्त था। अपनी दिनचर्या के अनुसार उसने अपना विद्यालय का बैग अपने कमरे में रखा, फिर वस्त्र बदलकर भोजन कक्ष में पहुंचा। लेकिन आज कुछ अजीब था। उसने अपनी सौतेली मां को अपने पास बैठा पाया, जो पहले कभी इतनी आत्मीयता नहीं दिखाती थी। यदि घोड़े के बच्चे परिजात ने उसे पूरी सच्चाई पहले से न बताई होती तो वह निश्चय ही हैरान हो जाता। सौतेली मां ने उसे अत्यधिक स्नेह और प्रेम से भोजन परोसा और मीठे शब्दों में बातें की, जो उसे और भी अजीब लगीं।
राजकुमार को भोजन के बाद एक विशेष शरबत पीने की आदत थी, जिसे वह प्रतिदिन बड़े आनंद से पीता था। किंतु आज कुछ अलग हुआ। दासी के स्थान पर उसकी सौतेली मां ने स्वयं शरबत लाकर उसे दिया, लेकिन राजकुमार ने शांत स्वर में मना कर दिया और कह दिया, मेरा मन नहीं है। फिर वह बहाना बनाकर अपने कक्ष की ओर चला गया। सौतेली मां ने उसके पीछे जाकर उसे बहुत मनाने की चेष्टा की, लेकिन राजकुमार ने अनसुना कर दिया और कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर सौतेली मां को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच में पड़ गई कि आखिर आज उसने शरबत क्यों नहीं पिया। वह चिंतित होकर तुरंत अपनी दासी के पास गई और उसे सारा हाल बताया। दासी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, कल हम उसके भोजन में विष मिला देंगे, देखेंगे फिर कैसे बचता है। दासी की यह बात सुनते ही सौतेली मां की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। अगले दिन जब राजकुमार विद्यालय से लौटा तो उसने देखा कि उसका घोड़े का बच्चा फिर से रो रहा था। यह देखकर वह घबरा गया और तुरंत घोड़े के पास गया। उसने स्नेह से उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम फिर से रो क्यों रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? घोड़े के बच्चे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हारे भोजन में विष मिला दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने तुम्हारे लिए शरबत नहीं बल्कि लस्सी बनाई है। तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन याद रखना सब्जी को भूलकर भी मत छूना, क्योंकि उसमें विष मिला हुआ है। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया। वहीं पास में खड़ी दासी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान थी। वह दूर से तो कुछ भी सुन नहीं सकी, लेकिन उसने देखा कि राजकुमार सिर हिला रहा था और अपने घोड़े के बच्चे से कुछ फुसफुसाकर कह रहा था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर यह क्या हो रहा है। राजकुमार अपने वस्त्र बदलकर भोजन की मेज पर आया। उसने देखा कि उसकी सौतेली मां पहले से वहीं बैठी थी और अब वह उसके समीप आ गई थी। राजकुमार ने प्रेम पूर्वक 2 घूंट जल ग्रहण किया, फिर रोटी का एक ग्रास तोड़ा और मुख में रखा। इसके पश्चात उसने लस्सी का गिलास उठाया। सौतेली मां ने कोमल स्वर में प्रेम पूर्वक सालन की थाली उसकी ओर सरकाते हुए कहा, बेटा, आज यह सालन मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। तुम जानते हो कि रानियों का यह कार्य नहीं होता, परंतु आज मेरे मन में विचार आया कि मैं केवल रानी ही नहीं, तुम्हारी माता भी हूं, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारे लिए इसे बनाया है। जरा इसका स्वाद तो चखो, यह बहुत स्वादिष्ट है। राजकुमार ने प्रेम से लस्सी के साथ ग्रास निगलते हुए उत्साह में कहा, वाह मां, आपके हाथों से बनी इस लस्सी का तो कोई उत्तर ही नहीं। जीवन में पहली बार इतनी मधुर लस्सी का स्वाद मिला है। आज तो अत्यधिक गर्मी है, इसलिए मैं केवल लस्सी के साथ ही भोजन करूंगा और खूब लस्सी पीऊंगा। सौतेली मां ने मन ही मन बहुत प्रयास किया कि राजकुमार एक ग्रास सालन का भी ग्रहण कर ले, परंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी वह उसे इसके लिए सहमत न कर सकी। राजकुमार भोजन समाप्त कर उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे अपने कक्ष की ओर चला गया। महारानी ने अपने दासी को बुलाकर राजकुमार के सालन न खाने की संपूर्ण घटना बताई। दासी ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, मुझे संदेह है कि वह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि वह मनुष्यों की भांति वार्तालाप करता है। मुझे तो उनके संवाद स्पष्ट सुनने का अवसर नहीं मिला, परंतु जिस प्रकार घोड़ा राजकुमार के कान में कुछ फुसफुसा रहा था और राजकुमार सहमति में सिर हिला रहा था, वह अत्यंत आश्चर्यजनक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हों। यह सुनकर महारानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने चकित होकर कहा, क्या यह संभव है? क्या घोड़े मनुष्यों की तरह वार्तालाप कर सकते हैं? बांदी ने धीरे से समझाया, रानी जी सोचिए, जब हमने शरबत में विष मिलाया तो राजकुमार ने शरबत ग्रहण करने से पूर्णतः इनकार कर दिया। जब हमने सालन में विष डाला तब उसने एक कण भी नहीं खाया। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई उसे रोक रहा है? संपूर्ण महल में राजकुमार का कोई विशेष मित्र नहीं है और न ही वह किसी के पास अधिक समय व्यतीत करता है, किंतु जब भी वह पाठशाला से लौटता है तो सबसे पहले अपने घोड़े के पास जाता है, फिर कहीं और। महारानी यह सुनकर चिंता में डूब गई। उसके मस्तिष्क में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि पहले इस रहस्यमयी घोड़े को मार्ग से हटाएगी, फिर देखेगी कि राजकुमार को किसी षड्यंत्र की जानकारी कैसे होती है।
महारानी ने अपनी दासी के माध्यम से एक विशेष वैद्य को बुलवाया। जब वैद्य आया तो रानी ने उसे बड़ा इनाम देने का वचन दिया और उसे अपने उद्देश्य के लिए तैयार कर लिया। वैद्य को संपूर्ण षड्यंत्र की जानकारी दी गई। एक दिन महारानी ने प्रातःकाल ही व्यथा का अभिनय आरंभ कर दिया। वह जोर जोर से चीखने और तड़पने लगी। राजा घबराकर शैया से उठ बैठा और चिंतित स्वर में बोले, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? परंतु रानी ने कोई उत्तर न दिया और केवल कराहती रही, जैसे किसी अज्ञात वेदना से पीड़ित हो। कुछ समय बाद जब रानी का कराहना और तड़पना शांत हुआ तो राजा ने तुरंत अपने खास वैद्य को बुलवाया। वैद्य घबराए हुए अंदाज में राजा के पास आया और रानी की स्थिति के बारे में पूछा। राजा ने वैद्य को पूरी बात बताई। वैद्य ने जांच करने की इच्छा जताई और तुरंत उसकी व्यवस्था कर दी गई। जब वैद्य रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने रानी को वैसा ही पाया जैसा पहले से तय किया गया था। दासी की सहायता से रानी को शांत करने के बाद वैद्य ने ध्यानपूर्वक उसकी नाड़ी देखी और मुआयना किया। कुछ क्षण विचार करने के बाद वैद्य ने गहरी सांस लेते हुए राजा से कहा, महाराज, आपकी रानी के पास केवल 8 घंटे शेष हैं। यदि उन्हें बचाना है तो उन्हें एक घोड़े के बच्चे का हृदय खिलाना होगा। इसके बिना उनका जीवन बचा पाना असंभव है। यह सुनते ही राजा चिंता में डूब गया। उसके पास केवल एक ही घोड़े का बच्चा था और वह यह भली भांति जानता था कि राजकुमार उसके बिना जीवित भी नहीं रह पाएगा। राजा के समक्ष अत्यंत कठिन परिस्थिति थी। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर निर्णय लेने के लिए विवश था। अंततः उसने यह आवश्यक समझा कि पहले अपने पुत्र को इसके लिए सहमत किया जाए, फिर कसाई का प्रबंध करके घोड़े के बच्चे का हृदय निकालकर रानी को खिलाया जाए। राजकुमार वैसे भी प्रातःकाल जल्दी जागने का अभ्यस्त था, परंतु महल में मची हलचल और शोर के कारण वह पहले ही जाग चुका था। उसे महल में चल रही इस साजिश का पहले से ही आभास था, क्योंकि उसके प्रिय घोड़े ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था। वह जानता था कि उसके पिता अपनी रानी से अत्यधिक स्नेह करते हैं और इस कारण न तो उसकी बातों पर विश्वास करेंगे और न ही सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। उसकी मां ने सदैव उसे सिखाया था कि समय और परिस्थिति के अनुसार ही उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। घोड़े के बच्चे ने राजकुमार को पहले से ही समझा दिया था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। राजा ने अपने पुत्र के पास जाकर रानी की बीमारी और घोड़े के बच्चे के हृदय को भूनकर खिलाने की बात कही। राजकुमार को सब कुछ पता था, परंतु उसने यह प्रकट नहीं होने दिया कि उसे साजिश की पूरी जानकारी है। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जब आपने यह निर्णय ले ही लिया है तो मेरी केवल एक छोटी सी विनती है। कृपया मुझे इस घोड़े के बच्चे पर सवार होकर 3 बार महल के प्रांगण में घूमने की अनुमति दें। राजकुमार की आवाज में एक ठहराव था, मानो वह अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हो। लेकिन राजा को यह समझ आ गया कि राजकुमार को सब कुछ झांत हो चुका है। उसकी बातों में एक गहरी सोच और किसी योजना की झलक थी जो राजा की समझ से परे थी। राजा को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमार इतनी सहजता से इस बात के लिए सहमत हो जाएगा। 3 चक्कर लगाने की मांग उसे साधारण लगी, अतः उसने प्रसन्नता से राजकुमार को इसकी अनुमति दे दी। अगली सुबह महल में एक कसाई को बुलवा लिया गया। महल के बड़े प्रांगण में सबकी उपस्थिति में कसाई को बैठाया गया और घोड़े के बच्चे को वहां लाया गया। इस दौरान राजकुमार भी वहां पहुंचा। उसकी सादी पोशाक और थकी हुई आंखें स्पष्ट कर रही थीं कि वह पूरी रात सो नहीं पाया था, शायद रोया भी था। राजा अपने पुत्र की यह हालत देखकर व्यथित हुआ, परंतु वह यह नहीं समझ पाया कि राजकुमार भीतर ही भीतर किन भावनाओं से जूझ रहा था। राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने प्रेम पूर्वक घोड़े के बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उसकी पीठ थपथपाई। फिर वह उसकी पीठ पर सवार हुआ। घोड़े ने धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया और पहला चक्कर पूरा किया। दूसरा चक्कर घोड़े ने थोड़ी अधिक गति से पूरा किया। इस दौरान महल के समस्त सेवक, दासी, दास दासी, दरबारी और स्वयं राजा इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही घोड़ा तीसरे चक्कर में आया, उसकी गति अचानक बहुत तेज हो गई और फिर जैसे ही तीसरा चक्कर पूर्ण हुआ, महल के सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं।
जैसे ही घोड़े के शरीर से विशाल पंख प्रकट हुए, वह पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चला। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह परिजात घोड़ा राजकुमार को लेकर बादलों के पार पहुंचा और देखते ही देखते अपने देश की सीमाओं को पार करके दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि उसने सैकड़ों मील की दूरी कुछ ही क्षणों में तय कर ली। अंततः परिजात घोड़ा एक घने जंगल में उतरा और उसने राजकुमार को धरती पर उतार दिया। फिर घोड़े ने कोमल स्वर में राजकुमार को उसकी स्वर्गीय मां का संदेश सुनाया। बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हें इस जंगल में भेजा है ताकि तुम मेहनत और संघर्ष करना सीखो। अब तुम्हें अपनी रोजी रोटी स्वयं कमानी होगी। तुम्हें हिम्मत और धैर्य बनाए रखना होगा। कभी हार मत मानना और निराश मत होना। तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। कुछ वर्षों बाद तुम स्वयं अपने देश के राजा बनोगे, लेकिन यह कब और कैसे होगा, यह बात समय आने पर तुम्हें स्वयं ही झांत हो जाएगी। यह संदेश सुनाने के बाद परिजात घोड़े ने राजकुमार से विदा मांगी। जाने से पहले उसने अपनी पूंछ का एक बाल तोड़ा और राजकुमार को देते हुए कहा, जब भी तुम किसी कठिनाई में हो या मेरी आवश्यकता महसूस हो तो इस बाल को मसल देना। मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। फिर घोड़े ने स्नेहपूर्वक समझाया, परंतु याद रखना, मुझे केवल तब बुलाना जब कोई कार्य तुम्हारी शक्ति से बाहर हो। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत करना। यह कहकर परिजात घोड़ा एक बार फिर से हवा में उड़ा और राजकुमार को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। राजकुमार यह भली भांति जानता था कि उसकी सुंदरता और कम उम्र किसी अनजान नगर में लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। उसने यह निर्णय लिया कि अपनी असली पहचान छिपाकर साधारण व्यक्ति के रूप में नगर में प्रवेश करेगा। उसने अपने वस्त्रों पर मिट्टी डाल ली और अपने चेहरे व हाथों पर भी मली, जिससे वह साधारण और निर्धन प्रतीत हो। नगर अधिक दूर नहीं था। प्रातःकाल का समय था और राजकुमार को विश्वास था कि उसे शीघ्र ही कोई कार्य मिल जाएगा। नगर में प्रवेश करते ही उसने एक विशाल दुकान देखी जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शाही कारीगर। राजकुमार, जो राजमहल के वातावरण और वहां कारीगरों के महत्व को भली भांति समझता था, तुरंत यह जान गया कि यह अवसर उसके लिए विशेष हो सकता है। शाही कारीगरों को राजा और प्रजा दोनों से अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता था। राजकुमार दुकान के भीतर गया और वहां कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। संयोगवश शाही कारीगर को वास्तव में एक युवा सहायक की आवश्यकता थी, क्योंकि महल के नियमों के अनुसार केवल युवा और किशोरों को ही वहां कार्य करने की अनुमति थी। यह वह समय था जब राजकुमारियों को पर्दे में रहना पड़ता था और बड़े उम्र के पुरुषों को महल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। शाही कारीगर ने राजकुमार को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसे अपने साथ काम पर रखने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसने कहा, मैं तुम्हें 2 वर्षों तक केवल 3 समय का भोजन, पहनने के वस्त्र और रहने की जगह दूंगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा नहीं मिलेगी और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरे लिए अत्यंत शुभ अवसर है। मुझे तो केवल रहने का स्थान चाहिए था और भगवान ने पहले से ही इसका प्रबंध कर दिया। परंतु उसने कारीगर के सामने अपनी खुशी प्रकट नहीं की, बल्कि शांत बना रहा, मानो इन शर्तों से उसे कोई विशेष अंतर न पड़ता हो। कारीगर के साथ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व राजकुमार ने अपनी पहचान छिपाने का संपूर्ण उपाय कर लिया। वह महल जाने से पहले अपने मुख पर कालिख मल लिया करता, ताकि उसकी सुंदरता किसी को न दिखे। पहली बार जब वह महल पहुंचा तो उसने वहां के सुंदर बगीचे में 4 राजकुमारियों को टहलते हुए देखा। उन चारों में सबसे छोटी राजकुमारी ने उसे बड़े ध्यान से देखा। न जाने क्यों उस राजकुमारी को इस साधारण युवक में कुछ विशेष और अद्भुत लगा। ऐसा आकर्षण उसने पहले किसी में अनुभव नहीं किया था। अब यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। जब भी राजकुमार महल में तांबे के बर्तन लेने या साफ कर लौटाने आता, राजकुमारी उसे अपलक निहारती। हर बार उसके मन में यही विचार आता, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि छिपा हुआ राजकुमार है। एक दिन राजकुमारी से धैर्य न रखा गया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई,
और जब उसने देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो वह तुरंत राजकुमार के पास आई और सीधे पूछ लिया, तुम कौन हो? राजकुमार इस अप्रत्याशित प्रश्न से थोड़ा चौंक गया, किंतु अपने मुख पर अचरज का भाव लाकर बोला, राजकुमारी जी, मैं महल में कार्य करने वाले एक कारीगर का साधारण सेवक हूं। वह मुझे भोजन और आश्रय प्रदान करता है, बस यही मेरा परिचय है। राजकुमारी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम अत्यंत सुंदर हो, परंतु अपने मुख पर इतनी कालिक क्यों लगाए रखते हो? राजकुमार हल्के से मुस्कुराया और बोला, यह बात तो मेरी समझ से भी परे है, किंतु एक बात बताऊं, मेरी सौतेली मां ने भी कभी मेरी सुंदरता की सराहना नहीं की, फिर आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है? राजकुमारी ने पुनः चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उनकी वार्ता न सुन रहा हो। जब उसने देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो उसने अपनी मुट्ठी से 2 स्वर्ण मुद्राएं निकालीं और राजकुमार की ओर बढ़ा दी। उसने कहा, यह लो, अगली बार जब तुम महल आओ तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सुंदरता से सुसज्जित होकर आना। मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती हूं जैसे तुम वास्तव में किसी राजकुमार की भांति प्रतीत हो। राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने मुद्राएं लेने से मना कर दिया, परंतु राजकुमारी ने जबरदस्ती उसके हाथ में रख दी और शीघ्रता से महल की ओर चली गई। राजकुमार को यह सब बहुत विचित्र लगा। वह भली भांति जानता था कि ये 2 स्वर्ण मुद्राएं उसका जीवन बदल सकती हैं, किंतु वह न तो अपना रूप परिवर्तित कर सकता था और न ही अपने देश लौट सकता था जब तक उसकी मां का आदेश न आता। उसने वह मुद्राएं चुपचाप अपने निवास स्थान के एक कोने में छुपा दी ताकि उचित समय पर उनका उपयोग कर सके। अब प्रत्येक बार जब राजकुमार महल आता, राजकुमारी किसी न किसी बहाने से उसकी प्रतीक्षा करती। हर बार वह उसे 2 और स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती और कहती, तुम अपना रूप क्यों नहीं बदलते? मैं चाहती हूं कि तुम अपनी वास्तविक पहचान में मेरे समक्ष आओ। किंतु राजकुमार प्रत्येक बार किसी न किसी बहाने से यह टाल जाता। वह जानता था कि वह राजकुमारी को पसंद करने लगा है, परंतु अपनी असलियत किसी भी परिस्थिति में उजागर नहीं करना चाहता था। समय बीतता गया और राजकुमार अब बड़ा हो चुका था। कारीगर, जो अब उसे अपने पुत्र समान मानने लगा था, उसे अत्यंत स्नेह करने लगा था। राजकुमार की कठिन परिश्रम और निष्ठा ने कारीगर के कार्य को उन्नति की ओर पहुंचा दिया। महल से अधिकाधिक आदेश प्राप्त होने लगे थे, यहां तक कि बड़े बड़े मंत्री और नगर के संपन्न लोग भी कारीगर के पास बर्तन बनवाने और उन्हें स्वच्छ करवाने आने लगे। राजकुमारी अब उस आयु में पहुंच चुकी थी जब राज परिवार में विवाह के प्रस्ताव आने लगते थे। उस राज्य में एक प्राचीन और विलक्षण परंपरा प्रचलित थी। जब भी किसी राजकुमारी के विवाह का समय आता तो पूरे नगर में उद्घोषणा की जाती कि सभी इच्छुक युवक महल में उपस्थित हों। राजकुमारी एक सुंदर और भव्य आसन पर बैठती और उसके मुख पर एक पर्दा होता। अमीर और निर्धन सभी युवक एक एक करके उसके सामने से गुजरते। जिस युवक पर राजकुमारी की दृष्टि ठहर जाती और जिसे वह अपने हृदय से चुन लेती, उसी से उसका विवाह निश्चित कर दिया जाता। सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक धनवान व्यापारी के पुत्र को चुना और उनका विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके पश्चात दूसरी और तीसरी राजकुमारियों का भी क्रमशः एक मंत्री और एक बड़े व्यापारी के पुत्रों से विवाह कर दिया गया। इस प्रकार 2 वर्ष और बीत गए और अब सबसे छोटी राजकुमारी के विवाह की बारी आ गई। यह राजकुमारी सबसे सुंदर और सरल स्वभाव की थी। नगरवासियों में उत्सुकता थी कि वह किसे अपना जीवन साथी चुनेगी। उधर महल का शाही कारीगर भी उन प्रत्याशियों में सम्मिलित था। यद्यपि वह उम्र में बड़ा था, किंतु उसका तेजस्वी स्वरूप और सुदृढ़ कदकाठी उसे अन्य सभी से अलग बना रही थी। वह राजा का शाही कारीगर था, अत्यंत समृद्ध और कुशल। उसने छोटी राजकुमारी को कई बार देखा था और मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा रखता था। इसीलिए उसने अब तक स्वयं को किसी अन्य राजकुमारी के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। इसी बीच राजकुमार, जो कारीगर का सहायक बनकर कार्य कर रहा था, के हृदय में भी छोटी राजकुमारी के प्रति एक विशेष स्थान बन चुका था। उसने सोचा कि क्यों न वह भी अपना भाग्य आजमाए।
जब प्रत्याशियों की पंक्ति महल के भीतर जाने लगी तो राजकुमार ने भी उसी रूप में जाने का निर्णय लिया जैसा वह अब तक रहता आया था, साधारण वस्त्रों में, अपने मुख पर कालिख लगाए। राजकुमार काफी पीछे था और कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब शाही कारीगर राजकुमारी के समक्ष पहुंचा तो राजकुमारी ने उसे पहचाना अवश्य, परंतु कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। एक एक करके धनवान व्यापारी, मंत्री और अमीर युवक राजकुमारी के सामने से गुजरते गए, परंतु उसकी दृष्टि किसी विशेष व्यक्ति को खोज रही थी। अचानक उसकी आंखें कतार के सबसे पीछे खड़े राजकुमार पर ठहर गईं। पहले तो उसका गंदा वेश देखकर उसे झुंझलाहट हुई, किंतु जैसे ही वह समीप पहुंचा राजकुमारी ने सहसा उसका हाथ पकड़ लिया। महल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत घोषणा की, शायद मेरी पुत्री से कोई भूल हो गई है, कल सभी प्रत्याशी पुनः उपस्थित हों। राजकुमारी ने लाख कहा कि यह भूल नहीं थी, किंतु राजा के आदेश को कोई टाल नहीं सकता था। राजकुमार इस पूरे घटनाक्रम से स्तब्ध था। वह शीघ्रता से कारीगर के घर लौट आया और कारीगर के आने से पूर्व वहां पहुंच गया। जब कारीगर घर आया तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और अगले दिन किसी भी प्रकार से राजकुमार को महल जाने से रोकने का निश्चय कर लिया। उसने घर के सभी द्वारों पर मजबूत ताले लगा दिए और स्वयं पुनः प्रत्याशियों की पंक्ति में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़ा। राजकुमार ने जब स्वयं को इस प्रकार कैद पाया तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया। तभी उसे परिजात घोड़े की याद आई। उसके पास घोड़े की पूंछ का वह जादुई बाल था जिसे वह सदैव अपने पैर में बांध कर रखता था। अब वही उसका अंतिम सहारा था। उसने तत्क्षण उस बाल को खोला और दीवार से रगड़ा। पल भर में परिजात घोड़ा उसके समक्ष प्रकट हुआ और विनम्रता से पूछा, क्या आदेश है मेरे स्वामी? राजकुमार ने कहा, सारे ताले खोल दो और जब मैं चला जाऊं तो पुनः ताले लगा देना। परिजात घोड़े ने तुरंत ताले खोल दिए। राजकुमार ने एक बार फिर अपने पुराने गंदे वस्त्र धारण किए, अपने मुख पर कालिख लगाई और उम्मीदवारों की कतार में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब भी लोग उसे देखते ठहाके लगाकर हंसते। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समस्त अमीर, वजीर और दरबारी राजकुमारी के सामने से गुजर रहे थे, परंतु राजकुमारी की आंखें तो केवल उस व्यक्ति को खोज रही थीं जिसे उसने पिछली बार चुना था। राजा और रानी दोनों चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी किसी को भी क्यों नहीं चुन रही थी। अंततः जब कतार समाप्त होने को आई और राजकुमार राजकुमारी के पास से गुजरा तो उसने बिना किसी विलंब के पुनः उसका हाथ पकड़ लिया। महल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राजा और रानी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। यह तो राज परिवार की परंपरा में पहले कभी नहीं हुआ था। राजा ने स्थिति को संभालने के लिए पुनः घोषणा की, शायद मेरी पुत्री से पुनः कोई त्रुटि हो गई है, कल सभी प्रत्याशी पुनः उपस्थित हों। उधर कारीगर के मन में एक बड़ा प्रश्न उठने लगा। उसने राजकुमार को घर में बंद किया था, फिर भी वह महल कैसे पहुंचा? उसके मन में आशंका उत्पन्न हुई कि यदि राजकुमार ने ताले तोड़े होंगे तो यह एक गंभीर समस्या होगी। परंतु उसके घर के ताले अत्यंत मजबूत और विशेष प्रकार के थे, जिन्हें तोड़ पाना एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। कारीगर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यदि सच में ताले टूटे होंगे तो वह इसकी कीमत राजकुमार से अवश्य वसूलेगा और उसे कड़ी सजा देगा। जब वह अपने महलनुमा घर वापस पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। सारे दरवाजे उसी प्रकार बंद थे, ताले भी अपनी जगह लगे हुए थे। उसने घबराकर अपनी जेबें टटोलीं और पाया कि ताले की चाबियां भी वहीं सुरक्षित थीं। उसने गहरी सांस ली और ताले खोलकर उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसने राजकुमार को बंद किया था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। राजकुमार वहीं भीतर उपस्थित था, जैसे वह कभी कहीं गया ही ना हो। कारीगर की उलझन और भी बढ़ गई। यह क्या रहस्य था? उसने स्वयं से प्रश्न किया। उसकी दृष्टि राजकुमार पर जमी रही, परंतु राजकुमार पूर्णतः शांत और निर्दोष प्रतीत हो रहा था। इस रहस्य ने कारीगर को व्याकुल कर दिया। उसने सोचा, यदि यह सच में कमरे से बाहर गया था तो कैसे, और यदि नहीं गया तो महल में कतार में खड़ा कैसे हुआ? कारीगर घर लौटकर भी इस गुत्थी को सुलझा न सका।
वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि राजकुमारी बार बार उसी युवक को क्यों चुन रही थी जो उसकी दृष्टि में केवल एक साधारण सेवक था। क्या यह सच में कोई दिव्य शक्ति थी या फिर इस युवक में कुछ विशेष था जिसे वह नहीं समझ पा रहा था? अपने क्रोध और जिज्ञासा को मन में दबाकर कारीगर ने इस बार एक कठोर निर्णय लिया। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमार को ऐसी कैद में रखेगा जिससे बाहर निकलना असंभव होगा। अगले दिन उसने राजकुमार को भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। प्रत्येक जंजीर के सिरों पर विशाल ताले लगाए और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने पूरे घर के मुख्य द्वार पर भी लोहे की जंजीरें चढ़ा दी। यह सब करने के पश्चात उसे संतोष हो गया कि इस बार राजकुमार बाहर नहीं जा सकेगा। इसके बाद कारीगर पुनः राजकुमारी के लिए आयोजित कतार में सम्मिलित हो गया, किंतु जैसे ही उसने कतार के अंतिम छोर की ओर दृष्टि डाली, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वहां उसी पुराने रूप में मुख पर कालिख लगाए उसका सहायक अर्थात राजकुमार खड़ा था। यह देखकर तो कारीगर को चक्कर आने लगे। यह कैसे संभव है, उसने स्वयं से कहा। उसे यह ध्यात नहीं था कि जैसे ही वह घर से बाहर गया, राजकुमार ने परिजात घोड़े का जादुई बाल मसल दिया। तत्क्षण परिजात घोड़ा प्रकट हुआ और उसने सभी ताले और जंजीरें खोल दी। कतार आगे बढ़ती रही। कारीगर का ध्यान हर पल राजकुमार पर ही टिका रहा। जैसे ही वह राजकुमारी के निकट पहुंचा, राजकुमारी ने किसी अन्य पर ध्यान न देते हुए तुरंत उसका हाथ थाम लिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा और रानी के चेहरों पर क्रोध और लज्जा स्पष्ट झलक रही थी, किंतु राजकुमारी ने किसी की परवाह न करते हुए राजकुमार का हाथ और भी दृढ़ता से पकड़ लिया। कारीगर यह सब देखे बिना ही व्याकुल होकर अपने घर की ओर लौट गया। उसके मन में बस एक ही प्रश्न था, आखिर यह युवक यहां तक पहुंचा कैसे? जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि मुख्य द्वार वैसे ही लोहे की जंजीरों से बंद था जैसा उसने छोड़ा था। भीतर के आंगन का ताला भी ज्यों का त्यों था, परंतु जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। कमरे में सभी जंजीरें और ताले खुले पड़े थे, किंतु राजकुमार वहां नहीं था। अचानक उसकी दृष्टि एक कागज पर पड़ी जो मेज पर रखा था। उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, मैं अब जा रहा हूं। यदि राजकुमारी ने मुझे पुनः चुना तो मेरा जीवित रहना कठिन होगा, क्योंकि राजा मुझे स्वीकार नहीं करेगा। किंतु यह सत्य है कि राजकुमारी वर्षों से मुझ पर स्नेह रखती आई है। उसने मुझे सदैव स्वर्ण मुद्राएं इस आशा में दी कि मैं अपने रूप को परिवर्तित कर महल में आऊं, किंतु मैंने अपनी वास्तविकता को पहचाना और कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। आगे लिखा था, इन मुद्राओं से मैंने पर्याप्त स्वर्ण एकत्र किया है, जिसे मैंने एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया है। इसका मानचित्र मैंने यहीं छोड़ दिया है, परंतु ध्यान रहे, यह कागज और मानचित्र कुछ ही क्षणों में लुप्त हो जाएंगे, इसलिए इसे शीघ्र देख लें। यह संपत्ति अब आपकी है। कारीगर कांपते हाथों से कागज उठाकर मानचित्र को देखने लगा, किंतु जैसे ही उसने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास किया, कागज पर लिखा एक एक शब्द धीरे धीरे मिटने लगा। कारीगर कुछ समझ पाता उससे पहले ही राजकुमार अपनी अंतिम चाल चल चुका था। उधर राजकुमार कतार में राजकुमारी के सामने से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा था, और जैसे उसने अनुमान लगाया था, राजकुमारी ने पुनः उसका हाथ थाम लिया। राजा और रानी ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया। अब वहां केवल राजा, रानी, राजकुमारी और वह युवक उपस्थित थे जिसे राजकुमारी बार बार चुन रही थी। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में राजकुमारी की ओर देखा। क्या तुम्हें झांत है कि यह युवक कौन है? राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह कारीगर का लड़का है। राजा ने अपने क्रोध को रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोच समझकर इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? राजकुमारी ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। यह देखकर राजा की आवाज और कठोर हो गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तो सुन लो, यदि तुम इसे अपना जीवन साथी बनाती हो तो तुम्हारे लिए मेरे महल के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति और अधिकारों से वंचित कर दूंगा। विवाह के उपरांत
मेरे सैनिक तुम्हें और तुम्हारे पति को एक घने जंगल में छोड़ देंगे, जहां जंगली जानवर और भयानक दरिंदे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम्हारी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अब बताओ, क्या तुम अभी भी इस कारीगर के पुत्र से विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी ने एक क्षण के लिए भी अपने निर्णय को नहीं बदला और आत्मविश्वास के साथ कहा, हां, मैं इसी से विवाह करूंगी। यह उत्तर सुनकर न केवल राजा और रानी बल्कि समस्त शाही परिवार स्तब्ध रह गया। सभी सोचने लगे कि आखिर इस साधारण युवक में ऐसा क्या विशेष था जो राजकुमारी को उसमें दिखा। उसी रात राजकुमारी और राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। अगले ही प्रातः राजा के आदेशानुसार सैनिक दोनों को जंगल में छोड़कर वापस लौट गए। वह जंगल अत्यंत घना और भयावह था। वहां सिंह, चीते और अन्य कई हिंसक पशु विचरण करते थे। जंगल के मध्य एक ऊंचा पर्वत खड़ा था, परंतु राजकुमार इस स्थिति से पहले से ही अवगत था। वह रात में ही महल के एक निर्जन कोने में जाकर अपने परिजात घोड़े को बुला चुका था। घोड़े ने उसे बताया था कि यह सब उसकी दिवंगत माता की इच्छा के अनुसार हो रहा था। परिजात घोड़े ने उसे समझाया था, तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान सभी से छुपाकर रखनी है, यहां तक कि अपनी नवविवाहित पत्नी से भी। किंतु चिंता मत करो, जंगल के समस्त जीव जंतु तुम्हारे रक्षक होंगे। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। जब राजा के सैनिक तुम्हें जंगल में छोड़ देंगे तो तुम पर्वत की ओर बढ़ जाना। वहां एक सुरक्षित स्थान है जहां तुम दोनों शांति और सुकून से रह सकते हो। जैसे ही सैनिकों ने उन्हें अकेला छोड़ा, राजकुमारी भय से कांप उठी। उसका चेहरा भयभीत हो उठा और उसने घबराते हुए कहा, अब क्या होगा? हम कहां जाएंगे? हम कहां छिपेंगे? लेकिन राजकुमार पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी चाल में ऐसा तेजस्वी पुरुषार्थ था कि राजकुमारी चकित रह गई। उसने पहली बार अनुभव किया कि यह युवक मात्र एक साधारण कारीगर का पुत्र नहीं हो सकता। उसे आभास हुआ कि यह अवश्य किसी राजवंश का उत्तराधिकारी होगा। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत। जब तक हमारे जीवन में सांसें हैं, कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। जंगल विशाल है और हमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान अवश्य मिलेगा। राजकुमार के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने राजकुमारी को सांत्वना दी। धीरे धीरे उसका भय समाप्त होने लगा। राजकुमार की आंखों में जो दृढ़ विश्वास था, उसने राजकुमारी को यह अनुभव करा दिया कि वह उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। फिर दोनों जंगल के भीतर बढ़ने लगे। चलते चलते पहली बार राजकुमारी ने अपने चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता को अनुभव किया। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। हालांकि भय अब भी उसके हृदय में कहीं गहरे छिपा था, परंतु राजकुमार का साथ उसे साहस दे रहा था। कुछ ही घंटों की कठिन यात्रा के पश्चात वे पर्वत के समीप पहुंचे। पर्वत के ऊपर चढ़ते समय उन्हें एक गुफा दिखाई दी। बाहर से वह गुफा अत्यंत साधारण और छोटी प्रतीत हो रही थी, किंतु जैसे ही वे भीतर गए, राजकुमारी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी हो। गुफा के भीतर का वातावरण अत्यंत शांत और शीतल था। दीवारों से ठंडी हवाएं बह रही थीं और भूमि पर फैले चिकने पत्थरों ने मानो उसे घर जैसा अनुभव करा दिया। राजकुमारी की दृष्टि गुफा के भीतर एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जो किसी शाही पलंग के समान प्रतीत हो रहा था। वह उस पर लेट गई और विस्मय से बोली, यह तो महल के गद्दों से भी अधिक आरामदायक है। राजकुमार ने उसे प्रेमपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां विश्राम करो, मैं बाहर जाकर आसपास की स्थिति का आकलन करता हूं और हमारे भोजन और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करता हूं। शेष कल के लिए कल सोचा जाएगा। यह कहकर वह गुफा से बाहर निकल गया। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक निर्मल जलधारा बहती हुई मिली। उसने झरने के पास बड़े बड़े पत्थर देखे, जिन्हें वह औजारों के रूप में उपयोग कर सकता था। वहीं उसे एक ऐसा मिट्टी का घड़ा भी मिला जिसमें पानी एकत्र किया जा सकता था। उसने झरने से जल भरकर घड़ा गुफा के पास रख दिया। इसके पश्चात वह जंगल में वृक्षों की टहनियां तोड़ने लगा और उनसे नुकीले भाले बनाए, ताकि किसी भी संकट का सामना किया जा सके। उसने तीर कमान भी तैयार कर लिए। इसके उपरांत उसने पेड़ों से ताजे और पके हुए फल तोड़े और झाड़ियों से कुछ वनस्पतियां एकत्र कर लीं। जब वह गुफा में वापस लौटा तो उसने देखा कि राजकुमारी अब पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न प्रतीत हो रही थी।
यह देखकर उसके चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। दोनों ने मिलकर फलों और सब्जियों से भोजन तैयार किया। फलों को स्वच्छ जल से धोकर खाया और पत्थरों की सहायता से सब्जियों को भून लिया। जब राजकुमारी ने पहला ग्रास मुख में रखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह उत्साह से बोली, यह भोजन तो महल के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भी अधिक स्वादिष्ट है। दिन इसी प्रकार व्यतीत होते गए। राजकुमार प्रतिदिन प्रातःकाल जंगल से लकड़ियां काटकर एकत्र करता और उन्हें नगर में बेचने के लिए ले जाता। जो भी धन प्राप्त होता उससे वह आवश्यक वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यकताओं का सामान खरीद लाता तथा कुछ धन संचित कर लेता। कुछ ही सप्ताहों में उसने इतनी बचत कर ली कि एक घोड़ा गाड़ी खरीद सके। घोड़ा गाड़ी आने से न केवल नगर तक पहुंचने में सुविधा हुई, बल्कि उसकी आय में भी वृद्धि हुई। इस बीच राजकुमारी धीरे धीरे जंगल के वातावरण और वहां के जीव जंतुओं के साथ घुल मिल गई। वह यह देखकर चकित होती कि जंगल के हिंसक पशु और पक्षी भी उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते थे। यहां तक कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हों। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे वे ऊंचे वृक्षों पर बैठकर उनकी सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे हों। अब राजकुमारी को यह विश्वास हो गया था कि यह सब राजकुमार की उपस्थिति के कारण ही हो रहा था। राजकुमारी के हृदय में यह विचार बार बार उठता कि यह युवक साधारण नहीं हो सकता। वह निडर, परिश्रमी और वीर पुरुष था। कहीं यह सचमुच का कोई राजकुमार तो नहीं? जब भी वह राजकुमार से पूछती, सच बताओ, क्या तुम वास्तव में कोई राजकुमार हो? तो वह सदैव मुस्कुराकर उत्तर देता, मैं तो बस रामगढ़ का वह लड़का हूं जिसे तुम 2 अशर्फियां दिया करती थीं। एक दिन जब राजकुमार लकड़ियां बेचकर वापस लौटा तो वह कुछ चिंतित और गंभीर प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी ने तुरंत उससे उसके मन की व्यथा का कारण पूछा। राजकुमार ने धीरे से कहा, नगर में यह चर्चा हो रही है कि तुम्हारे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। लोगों का कहना है कि यदि उन्हें 7 दिनों तक निरंतर काले हिरण का हृदय न खिलाया गया तो उनका जीवन बचाना कठिन होगा। तुम्हारे सभी बहनोई कल इसी जंगल में काले हिरण की खोज में आने वाले हैं। राजकुमारी ने जैसे ही यह सुना, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। राजकुमार ने उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और कोमल स्वर में कहा, मैंने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया है कि वे इस गुफा तक न पहुंच सकें, लेकिन तुम तब तक बाहर मत निकलना जब तक वे जंगल से लौट न जाएं। राजकुमारी ने वचन तो दे दिया, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे पिता के जीवन की रक्षा के लिए काले हिरण का शिकार नहीं कर सकते? राजकुमार कुछ देर मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, यही बात मैंने भी सोची है। मैं भोर होते ही निकल जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि हिरण का शिकार कर लाऊं, किंतु यह सरल नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए प्रार्थना करना। संभव है कि मुझे लौटने में देर हो जाए, और हां, यह भी प्रार्थना करना कि राजा सलामत को यह न ज्ञात हो कि मैं जंगल से निकलकर महल के निकट गया था। यदि उन्हें पता चल गया तो वे मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी मैं यह जोखिम अवश्य उठाऊंगा। राजकुमार की बातों से राजकुमारी का हृदय और भी भारी हो गया। उसे अपने पिता की चिंता सता रही थी, लेकिन साथ ही राजकुमार की सुरक्षा को लेकर भी भय था। उसे स्मरण था कि राजा ने स्पष्ट चेतावनी दी थी, यदि तुम दोनों जंगल से जीवित भी बच गए तो महल में कदम मत रखना। यदि ऐसा हुआ तो जल्लाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। अगले दिन राजकुमार जंगल की गहराइयों में दूर तक चला गया। उसने अपने घोड़े को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया, जहां कोई उसे देख न सके। फिर उसने अपनी एड़ी पर बंधे परिजात घोड़े के जादुई बाल को निकाला और एक विशाल पत्थर पर रगड़ा। कुछ ही क्षणों में परिजात घोड़ा प्रकट हो गया। राजकुमार ने घोड़े को आदेश दिया, तुरंत एक विशाल खेमा तैयार किया जाए और जितने भी काले हिरण इस जंगल में हैं उन्हें उस खेमे में एकत्र किया जाए। कोई भी हिरण आसपास के जंगल में न बचना चाहिए। खेमे के चारों ओर पहरेदार तैनात किए जाएं और बीच में एक ऊंचा तख्त लगाया जाए जिस पर केवल एक साधारण दरी बिछा दी जाए। परिजात घोड़ा राजकुमार के आदेश सुनते ही तेजी से कार्य में जुट गया। कुछ ही देर में सारा कार्य पूर्ण हो गया। खेमा खड़ा था और उसमें सैकड़ों काले हिरण बंद किए जा चुके थे।
खेमे के बाहर सुरक्षा के लिए पहरेदार खड़े थे। काम समाप्त होते ही परिजात घोड़े ने आज्ञा मांगी और राजकुमार ने उसे विदा दे दी। इधर तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने सैनिकों के साथ जंगल में काले हिरण की खोज में भटक रहे थे। उन्होंने दोपहर तक पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें एक भी हिरण नहीं मिला। हताश और निराश होकर वे जंगल के अंतिम छोर की ओर बढ़े। तभी उनकी दृष्टि एक विशाल खेमे पर पड़ी। जैसे ही वे निकट पहुंचे, उन्होंने देखा कि खेमे के भीतर सैकड़ों काले हिरण उपस्थित थे। खेमे के मध्य एक ऊंचे तख्त पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला पुरुष बैठा था। उन्होंने खेमे के भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और सख्ती से कहा, सिर्फ 3 व्यक्ति भीतर जा सकते हैं। अंततः तीनों राजकुमार भीतर पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से तख्त पर बैठे व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? राजकुमार, जिसने अपना रूप बदल रखा था, शांत स्वर में बोला, यह जानने की आवश्यकता नहीं कि मैं कौन हूं, आप अपना उद्देश्य बताइए। उसकी गंभीर आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने तीनों को और भी प्रभावित किया। वे आपस में सोचने लगे, यह अवश्य कोई उच्च कोटि का व्यक्ति होगा, अन्यथा इतनी अधिक संख्या में काले हिरण को एक स्थान पर कौन एकत्र कर सकता है? फिर वे झुककर बोले, हमारी रियासत के राजा एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उनका उपचार केवल काले हिरण के हृदय से संभव है। कृपया हमें 3 हिरण प्रदान करें। राजकुमार ने उनकी बात सुनकर कहा, हिरण तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, हिरण जीवित नहीं बल्कि मृत दिए जाएंगे। दूसरी, आपकी पीठ पर हमारी विशेष मुहर लगाई जाएगी, जिससे यह सिद्ध हो कि ये हिरण कहां से लिए गए हैं। पहली शर्त सुनकर तीनों राजकुमारियों के पतियों को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन दूसरी शर्त सुनते ही उनके चेहरे क्रोध से लाल हो गए। वे गुस्से से बोले, हम शाही परिवार से हैं, हमारे पास राजा के सैनिक हैं, हम जबरदस्ती भी यह हिरण ले सकते हैं। यह राजा के जीवन का प्रश्न है। राजकुमार ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। तीनों राजकुमार खेमे से बाहर गए और अपनी सेना को यह परिस्थिति बताई। जैसे ही सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाली, जंगल में अचानक भयानक पशुओं की गर्जना गूंजने लगी। सिंह, चीते और अन्य हिंसक जीवों के दौड़ने की आहट सुनते ही सैनिकों की आत्मा कांप उठी। अब उन्हें समझ में आ गया कि तख्त पर बैठा यह व्यक्ति कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि किसी अद्भुत शक्ति का स्वामी है। अब उनके पास और कोई मार्ग नहीं था। वे भयभीत और लज्जित होकर राजकुमार से क्षमा मांगने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने कहा, हिरण तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, लेकिन अब मुहर केवल तुम तीनों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी समस्त सेना पर लगेगी, तभी हिरण प्रदान किए जाएंगे। अब राजकुमार की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। सभी सैनिकों को मुहर लगाई गई और तत्पश्चात मृत हिरण उन्हें सौंप दिए गए। धीरे धीरे वे सभी वहां से ओझल हो गए। इसके बाद राजकुमार ने पुनः परिजात घोड़े का बाल रगड़ा। परिजात घोड़ा तुरंत प्रकट हुआ। राजकुमार ने आदेश दिया, सभी खेमे और हिरण पुनः अपने अपने स्थानों पर पहुंचा दिए जाए। केवल 4 हिरण मेरी गाड़ी में रख दिए जाए। पल भर में पूरा मैदान पुनः स्वच्छ और निर्जन हो गया। अब राजकुमार ने पुनः वही रूप धारण किया जो एक साधारण रामगढ़ के युवक का था। वह अपनी गाड़ी पर बैठा और जीवित 4 हिरणों को लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। जब वह गुर्जर के घर के पास से गुजरा जहां राजकुमारी छिपी हुई थी, तो दीवार की ओट से राजकुमारी ने देखा कि उसके बहनोई के हाथों में मृत काले हिरण थे। राजकुमारी की आंखें व्याकुलता से रामगढ़ के लड़के को ढूंढ रही थीं। तभी उसे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वह अचंभित रह गई, क्योंकि उस गाड़ी में 4 स्वस्थ और सजीव काले हिरण बंधे हुए थे। राजकुमार भली भांति जानता था कि राजकुमारी उसे देख रही होगी। उसने हल्के से हाथ लहराया और बिना रुके गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। सूर्यास्त से पहले वह काले हिरणों को महल तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने कहीं भी रुकने का विचार नहीं किया। वह जैसे ही नगर की गलियों से होकर गुजरा, लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिन सैनिकों को राजा ने हिरण लाने भेजा था, वे तो केवल एक मृत हिरण लेकर लौटे थे, लेकिन जिसे राजा ने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था,
वह 4 जीवित और स्वस्थ हिरणों के साथ महल की ओर बढ़ रहा था। महल के द्वार पर पहुंचते ही राजकुमार को पहरेदारों ने रोक लिया। राजा के आदेशानुसार वे उसे मारने की तैयारी कर रहे थे, किंतु जैसे ही उनकी दृष्टि जिंदा हिरणों पर पड़ी, वे हतप्रभ रह गए और अपने हाथ रोक ली। उन्होंने तुरंत राजा को यह समाचार दिया। राजा स्वयं महल से बाहर आया और कठोर स्वर में बोला, इनसे हिरण ले लो और कह दो कि यह जितनी शीघ्र हो सके जंगल लौट जाए। यदि यह यहां रुका तो इसे प्राणदंड दे दिया जाएगा। राजकुमार ने यह सुनते ही मौन स्वीकार किया और चुपचाप जंगल की ओर लौट आया। राजकुमारी, जो सुबह से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे ही उसे आते देखा तुरंत भोजन और जल लेकर दौड़ पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या मेरे पिता प्रसन्न हुए? राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और उसे संपूर्ण घटना कह सुनाई। फिर गंभीर स्वर में बोला, शुक्र है, मैं जीवित और सुरक्षित लौट आया। यह सुनकर राजकुमारी को अत्यंत दुख हुआ। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राजकुमारी के मन में महल से निर्वासित किए जाने की कसक तो थी, किंतु वह सोच रही थी कि जिस शांति और सुखद जीवन का अनुभव वह जंगल में कर रही थी, वह महल में कभी क्यों नहीं मिला। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चला था कि जिसे वह राजकुमार समझती थी, वह सच में केवल रामगढ़ का एक साधारण युवक ही है, लेकिन उसमें अवश्य कोई ऐसी विशेषता थी जिसने उसके जीवन को इतना सुखद और सुंदर बना दिया था। राजकुमारी अब सोचने लगी कि यदि उसे पुनः महल बुलाया गया तो शायद वह वहां एक दिन भी न रह सकेगी। यह प्राकृतिक वातावरण, यह जंगल, इसके पशु पक्षी, यहां तक कि जंगल के जंगली जीव भी अब उसे अपने मित्र प्रतीत होने लगे थे। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ, वह समझ नहीं पा रही थी। उसका हृदय कहता कि यह सब रामगढ़ के लड़के के कारण ही हो रहा था। यदि वह इंसान भी नहीं है तो भी वह किसी राजा से कम नहीं, वह प्रकृति का राजकुमार अवश्य है। एक दिन राजकुमार नगर से लौटा और उसने एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाया। दुश्मन देश का राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उसकी सेना विशाल है और वह संकल्प कर चुका है कि इस राज्य को नष्ट कर देगा। राजा पहले से ही चिंतित था और अब यह समाचार सुनकर समस्त प्रजा भयभीत हो गई। हर कोई व्याकुल था कि अब क्या होगा। राजकुमारी ने यह सुनकर अत्यंत चिंता व्यक्त की और कहा, तुम कुछ करो। राजकुमार, जिसे अब तक सब रामगढ़ का साधारण लड़का समझते थे, गंभीर स्वर में बोला, मैं क्या कर सकता हूं? यदि राजा ने मुझे देख लिया तो वह मुझे प्राणदंड दे देगा, किंतु जो भी मेरे सामर्थ्य में होगा मैं अवश्य करूंगा। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, वही संसार का स्वामी है और वही अच्छा बुरा तय करता है। अगली प्रातः राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, मैं महल जा रहा हूं, जो भी मुझसे संभव होगा मैं अवश्य करूंगा। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वे हमारे राज्य की रक्षा करें। इसके पश्चात वह घने जंगल में प्रविष्ट हुआ और परिजात घोड़े का बाल रगड़ा। परिजात घोड़ा तत्काल प्रकट हुआ। राजकुमार ने आदेश दिया, मुझे एक युद्ध के लिए उपयुक्त राजसी वेशभूषा चाहिए, एक तीव्र गति से उड़ने वाला घोड़ा और एक अत्यंत धारदार तलवार भी। कुछ ही क्षणों में ये सभी वस्तुएं तैयार हो गईं। राजकुमार ने युद्ध का परिधान धारण किया, हाथ में तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने घोड़े को संकेत दिया, वह हवा में उड़ चला और महल की दिशा में तीव्र गति से बढ़ने लगा। जंगल से महल तक का मार्ग कठिन था, किंतु राजकुमार के आत्मविश्वास और योजना के कारण हर बाधा पार होती गई। उधर युद्ध भूमि में शत्रु राजा की विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। उनकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी, किंतु वे यह नहीं समझ सके कि उसने अकेले युद्ध करने का साहस कैसे कर लिया। राजकुमार के आगमन से पहले ही उसकी शक्ति और योजना का प्रभाव शत्रु सेना पर दिखने लगा था। उनकी हिम्मत डगमगाने लगी थी। तीनों राजकुमारियों के पति अपनी अपनी सेनाओं के साथ भागने लगे थे। राजा अपनी शेष सेना के साथ भागते सैनिकों को साहस देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी समस्त कोशिशें निष्फल हो रही थीं। उसे स्पष्ट दिख रहा था कि उसकी पराजय निश्चित है। उसी क्षण अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश में बिजली कौंध रही हो। एक तेज गति से उड़ता हुआ घोड़ा आकाश में प्रकट हुआ। वह जहां से गुजर रहा था
वहां की भूमि कांप उठ रही थी और जिन शत्रु सैनिकों के शव युद्ध भूमि में पड़े थे वे घोड़े की गति से हिलने लगे। शत्रु सेना भयभीत हो उठी। वह वीर अश्वारोही बार बार पलटकर शत्रु सेना पर तीव्र प्रहार कर रहा था। उसके पराक्रम से शत्रु सेना में भय और भगदड़ मच गई। राजा की सेना के पैर उखड़ गए और वे भयभीत होकर रणभूमि से भागने लगे। वे ऐसी दशा में भागे कि उनके पीछे बस धूल और गर्द का एक विशाल तूफान रह गया। राजा ने आकाश की ओर देखा और उसने केवल इतना ही देख पाया कि एक तेजस्वी युवा जो एक पंखों वाले अद्भुत घोड़े पर सवार था, हाथ में विशाल तलवार लहराते हुए हवा में ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जा रहा था। वह इतनी तीव्र गति से ऊपर उठा कि कुछ ही क्षणों में आसमान की ऊंचाइयों में खो गया और उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। राजकुमार उसी पवित्र स्थान पर उतरा जहां से उसने युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त की थी। परिजात घोड़ा तुरंत प्रकट हुआ। राजकुमार ने अपनी युद्ध की पोशाक और शस्त्र उतार कर रख दिए और पुनः अपना साधारण रूप धारण कर लिया। फिर वह एक गधा गाड़ी पर सवार हुआ और अपने घर की ओर लौट चला। उधर राजकुमारी, जो राजकुमार की प्रतीक्षा में बेसब्र थी, घने वृक्षों के पीछे छिपकर युद्ध की खबरें सुन रही थी। चारों ओर सैनिक और नगरवासी एक ही बात कह रहे थे कि कोई अद्भुत शक्ति आई थी। कोई कहता एक उड़न घोड़े पर सवार योद्धा आया था जिसके हाथ में ऐसी तलवार थी जो दुश्मन की सेना को बिना रुके काटती जा रही थी। लोग कहते यदि वह योद्धा न होता तो हमारी सेना की हिम्मत टूट चुकी थी और हम पराजित हो चुके होते। लेकिन यह वीर पुरुष कहां से आया यह कोई नहीं जानता। वह इतनी तीव्रता से आकाश में लुप्त हो गया कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं सका। राजकुमारी के मन में शंका हुई कि यह वही युवक होगा जो उसके साथ रहता था। वह मन ही मन उस वीर योद्धा को उड़न घोड़े पर सवार होते देख रही थी। इसी बीच उसने दूर से राजकुमार को गधा गाड़ी में आते हुए देखा। अब वह पूरी तरह समझ गई कि वह दिव्य योद्धा और कोई नहीं बल्कि वही था जो स्वयं को केवल रामगढ़ का साधारण युवक बताता था। राजकुमार पास आया और उसने राजकुमारी को युद्ध में मिली विजय का समाचार सुनाया। फिर उसने ईश्वर का आभार व्यक्त किया और कहा, भगवान की कृपा से यह राज्य सुरक्षित रहा। राजकुमारी ने बड़े प्रेम से पूछा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो? राजकुमार का उत्तर वही था, मैं वही लड़का हूं जिसे तुम 2 अशर्फियां दिया करती थीं। यह सुनकर राजकुमारी के सभी स्वप्न बिखर गए। उसे लगा कि शायद वह सच ही कहता है। अब वह सोचने लगी कि क्या यह संभव है कि वह सच में वही रामगढ़ का युवक हो जिसे उसने कभी सोने की अशर्फियां दी थीं। दूसरी ओर राजा भी अपने पुत्र को लेकर अत्यंत चिंतित था। राजकुमार का इस प्रकार अचानक लुप्त हो जाना उसे भीतर तक तोड़ रहा था। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वह सदा यही सोचता कि यदि उसका पुत्र नहीं लौटा तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उसकी दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा को यह संदेह होने लगा कि शायद उसकी दूसरी पत्नी ने ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे उसका पुत्र उससे दूर हो गया। यह संदेह उसे तब हुआ जब दरबारी चिकित्सक ने उसके उपचार के लिए घोड़े के बच्चे के हृदय का सुझाव दिया था। राजकुमार और घोड़े के बच्चे के लुप्त हो जाने के बाद राजा ने देखा कि उसकी पत्नी को कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचा, बल्कि वह पहले से अधिक स्वस्थ और सशक्त दिखाई देने लगी थी। जब राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम इतनी स्वस्थ क्यों दिख रही हो, तो उसने केवल इतना ही उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, किंतु उसने तत्काल कोई शंका प्रकट नहीं की। एक दिन राजा को अपने पुत्र की बहुत याद आई। उस दिन उसने दरबार में जाने के स्थान पर अपने महल में ही टहलने का निश्चय किया। चलते चलते उसे अपने महल के तहखाने की याद आई, जहां उसकी पहली पत्नी और पुत्र की अनेक स्मृतियां सुरक्षित थीं। उसने सोचा, क्यों ना आज उन्हीं स्मृतियों को देखकर अपने मन को शांत करूं। यह विचार आते ही वह अपनी पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ा, क्योंकि तहखाने में जाने का मार्ग वहीं से होकर जाता था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि कक्ष खाली था। राजा विस्मित रह गया। महल के हर कोने में उसने अपनी पत्नी को ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिली। अब वह सोचने लगा, आखिर वह कहां जा सकती है। तभी
उसकी दृष्टि तहखाने के द्वार पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वह द्वार खुला था। राजा बड़े ही शांत भाव से तहखाने में उतरे, इतने धीरे कि उनकी पत्नी को उनकी आहट तक सुनाई न दी। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की खास दासी एक कुर्सी से बंधी हुई थी। दोनों का चेहरा राजा की ओर नहीं था। राजा ने धीरे से एक बड़ी अलमारी के पीछे छिपकर यह दृश्य देखा। उनकी आंखों के सामने जो घट रहा था, उसकी आवाजें उन्हें साफ सुनाई देने लगीं। दासी ने विनती करते हुए कहा, महारानी जी, मेरा क्या अपराध है कि आप मुझे मारने का विचार कर रही हैं? यह सुनते ही राजा के मन में हलचल मच गई। उन्होंने हल्के से झांका और देखा कि उनकी पत्नी के हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। रानी ने ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, तुझे समाप्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तू मेरी राजदार है। अगर तू राजा के हाथ लग गई तो महल में हलचल मच जाएगी और मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजा ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके सारे विश्वास टूट चुके थे। अब उन्हें यह भली भांति समझ में आ गया कि महल में कैसी भयानक साजिशें रची जा रही थीं और उनकी पत्नी का असली इरादा क्या था। दासी ने अपने कांपते स्वर में कहा, मुझे सत्य कह देना चाहिए। हे राजा साहब, मैं ही वह हूं जिसने कई बार राजकुमार को विष देने की स्वीकृति दी थी। मैंने ही वह राज खोला था कि जिस घोड़े के बच्चे को राजकुमार ने अपनाया था, वह साधारण नहीं बल्कि दिव्य परिजात था। वह घोड़ा मनुष्यों की तरह बातें कर सकता था। जब विष देने में सफलता नहीं मिली, तब मैंने उसे वश में करने का उपाय बताया था। मैंने यह भी कहा था कि राजकुमार अपने पिता को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देना चाहता। वह जानता था कि आप उसे अपार प्रेम करते हैं और वह यह भी समझता था कि आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। दासी की आवाज में प्रायश्चित था। यही कारण था कि जब यह कहा गया कि उस घोड़े के बच्चे को मारकर ही राजकुमार की रक्षा की जा सकती है, तो उसने इस पर सहमति जताई, क्योंकि वह अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तत्पर था। मुझे क्या पता था कि वह दिव्य घोड़ा उसे कहां ले जाएगा। प्रभु की शपथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देती हूं कि चाहे मैं प्राण त्याग दूं, परंतु आपके राज्य का भेद किसी को न दूंगी। राजा ने अपनी पत्नी और दासी की बातें सुन ली। अब पूरी साजिश स्पष्ट हो चुकी थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके ही महल में इतनी भयंकर साजिशें चल रही थीं। इससे पहले कि रानी दासी का अंत कर पाती, राजा ने शीघ्रता से अलमारी से निकलकर रानी का हाथ पकड़ लिया। एक झटके में खंजर उसके हाथ से गिर गया। रानी ने भयभीत होकर पीछे मुड़कर देखा और राजा को अपने सामने खड़ा देखकर चकित रह गई। भय के कारण वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा ने पूरी सच्चाई जानने के बाद रानी को एक अलग काल कोठरी में डाल दिया और दासी को भी पकड़ लिया। दोनों का अपराध एक जैसा था और राजा ने निश्चय किया कि उचित समय पर इन्हें उनके पापों का दंड दिया जाएगा। अब राजा को अपने पुत्र की याद सताने लगी। चिंता से उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने राज्य और पड़ोसी देशों में उसकी खोज का आदेश दिया। एक बड़ा इनाम घोषित किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति उनके पुत्र के बारे में कोई भी जानकारी दे सके। अनेक दिनों के बाद एक पड़ोसी देश से एक व्यापारी राजा से मिलने आया। राजा ने उसे एकांत में बुलाया। व्यापारी ने आदरपूर्वक कहा, हे राजन, जब मैं अपने देश में था तब मैंने एक अनोखी विवाह प्रथा देखी। वहां की परंपरा थी कि जब शहर की कन्याओं को अपना वर चुनना होता तो वे जिस युवक का हाथ पकड़ती या संकेत देती, उसी से उनका विवाह हो जाता। व्यापारी ने आगे कहा, वहां की सबसे छोटी राजकुमारी ने भी ऐसे ही एक युवक को चुना था। वह युवक एक साधारण कारीगर के घर में रहता था और वहीं काम करता था। यह कारीगर भी विशेष था क्योंकि वह राजमहल के लिए निर्माण कार्य करता था। उस युवक का कार्य राजा के महल में बर्तन पहुंचाने और खाली बर्तन वापस लाने का था। वह भोला भाला था, शायद इसलिए ही उसे राजमहल में आने जाने की अनुमति मिली थी। राजकुमारी ने कई बार उसी लड़के का हाथ थामा था, लेकिन राजा ने इसे सिर्फ उसकी नादानी समझकर अनदेखा कर दिया। हर बार उन्होंने अगले दिन फिर से सबको इकट्ठा होने का आदेश दिया, लेकिन जब तीसरी बार भी राजकुमारी ने उसी युवक को चुना तो राजा की चिंता बढ़ गई। यह कैसे संभव था? वह लड़का हमेशा अपने चेहरे को काले रंग से ढककर रखता था।
शायद वह कुछ छिपा रहा था। राजकुमारी का बार बार उसकी ओर खिंच जाना कोई साधारण बात नहीं थी। क्या वह कोई विशेष युवक था, या फिर सिर्फ इसलिए चुना गया था कि वह महल में आता जाता था? यह सवाल राजा के मन को विचलित करने लगा। धीरे धीरे राजा को यह संदेह होने लगा कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। यह भी संभव था कि वह उसका अपना पुत्र हो, जो किसी कारणवश रूप बदल कर वहां रह रहा था। इस विचार ने राजा के मन में हलचल मचा दी। उसे यह भी लगा कि शायद राजकुमारी को पहले से ही यह सच्चाई ज्ञात थी, लेकिन यह कोई गहरी साजिश भी हो सकती थी। राजा और उनके परिवार के लिए यह चिंता का विषय बन गया। उन्होंने इस रहस्य को छिपाने का हर संभव प्रयास किया। विवाह के अगले ही दिन राजा ने दोनों को एक भयंकर जंगल में भेज दिया। वह जंगल बहुत ही डरावना था, जिसमें भयानक जानवर घूमते थे और रहस्यमयी आवाजें गूंजती थीं। वहां जाने वाला शायद ही कभी जीवित लौटता था। इसके बाद किसी को भी यह ज्ञात नहीं हुआ कि उस जंगल में क्या घटित हुआ। उसी समय एक व्यापारी राजा से मिलने आया था। वह खुद को एक साधारण व्यापारिक यात्रा पर आया हुआ बता रहा था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि राजा का पुत्र लापता था। यदि उसे इस बात का पता होता तो वह अवश्य राजा से इसका जिक्र करता। राजा ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं आपको अपने संरक्षण में रखता हूं। जब तक मुझे यह नहीं पता चल जाता कि मेरा पुत्र जीवित है या नहीं, तब तक आप मेरे अतिथि रहेंगे। आपका बाहर जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप एक बड़े राज्य से आए हैं और आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्यापारी ने राजा की बात मान ली और वह खुशी खुशी राजा का अतिथि बन गया। अब राजा ने अपने गुप्तचरों को तत्काल आदेश दिया कि वे उस कारीगर के लड़के के बारे में पूरी सच्चाई पता करें। कई दिनों तक वे इस रहस्य की गहराई में जाते रहे। अंततः यह स्पष्ट हुआ कि वह युवक उस देश का निवासी नहीं था। कारीगर ने भी यह बताया कि वह युवक कहाँ रहता था और क्या करता था। वह बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। वह राजमहल में आता जाता था और राजकुमारी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। राजकुमारी चाहती थी कि वह हमेशा अपने चेहरे को काले रंग से न ढके और अच्छे वस्त्र धारण कर महल में आए। इसके लिए वह उसे सोने की 2 अशर्फियां भी देती थी, ताकि वह अच्छे वस्त्र खरीद सके और साफ सुथरा होकर महल में आए। परंतु वह युवक हमेशा अपने पुराने वस्त्रों में ही महल आता जाता रहा। परंपरा के अनुसार जब राजकुमारी ने तीसरी बार भी उसे पसंद किया तो राजा को अंततः उनकी शादी करवानी पड़ी। परंतु फिर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। दोनों को एक भयावह जंगल में भेज दिया, जहां जीवन मरण का कोई भरोसा नहीं था। इसके बाद क्या हुआ यह किसी को ज्ञात नहीं था। जब राजा को यह सारी बातें पता चलीं तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। वहीं जिस देश में राजकुमार और राजकुमारी निवास कर रहे थे, उन्हें भी इस हमले की सूचना मिल गई थी। राजकुमारी को यह ज्ञात नहीं था कि हमलावर सेना उसके ही पति के देश के राजा की थी। वह बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उसे पता था कि यह सेना और राजा दोनों ही अति शक्तिशाली थे। उसे भय था कि कहीं उसके पिता का राज्य नष्ट न हो जाए। अपने मन की यह चिंता उसने अपने पति से साझा की और कहा, अब क्या किया जा सकता है? यह सेना तो अत्यंत बलशाली है। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, ईश्वर सदा ही किसी न किसी मार्ग का निर्माण करता है। हमें विश्वास रखना चाहिए, अवश्य ही कोई समाधान निकलेगा। राजकुमारी ने कहा, क्या हम राजा से भेंट कर सकते हैं और उन्हें सहायता के लिए सहमत कर सकते हैं? राजकुमार ने उसे सांत्वना दी, तुम व्यर्थ चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। राजकुमार समझ चुके थे कि यह सेना उसी देश के राजा की थी जहां वे स्वयं निवास कर रहे थे। उन्हें यह भी भान हुआ कि राजा को किसी न किसी प्रकार से यह सत्य ज्ञात हो चुका था कि वही रामगढ़ का युवक वास्तव में कौन है। संभवतः यह उचित समय था कि वे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें। इस विचार में डूबे हुए राजकुमार धीरे धीरे निद्रा में चले गए। स्वप्न में उन्होंने अपनी माता की कोमल वाणी सुनी। माता ने कहा, यदि तुम्हारे पिता तुम्हें इस युद्ध में सम्मिलित होने से रोकें तो उनके चरण स्पर्श कर आज्ञा मान लेना। अभी संपूर्ण सत्य प्रकट मत करना, केवल इस देश के राजा की उदारता और करुणा का वर्णन करना, जिससे दोनों राज्यों के मध्य यह भयंकर युद्ध टल सके।
आगे का निर्णय तुम्हारी बुद्धि और विवेक पर छोड़ती हूं। जो उचित लगे वही करना। अगली सुबह जब राजकुमार और राजकुमारी जागे तो चारों ओर हलचल मची हुई थी। समाचार आया कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी थीं और किसी भी क्षण युद्ध आरंभ हो सकता था। राजकुमार शीघ्रता से उठे। उन्होंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे घर के भीतर ले जाकर कहा, अब वह समय आ गया है जब मुझे अपना वास्तविक स्वरूप तुम्हें बताना होगा, परंतु वचन दो कि मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगी। जो मैं कहूंगा और जो करूंगा बस उसका अनुसरण करना। यह कहकर राजकुमार ने अपने परिजात घोड़े के दिव्य बाल को निकाला और घर के एक पत्थर पर उसे रगड़ा। कुछ ही क्षणों में परिजात घोड़ा प्रकट हुआ। उसकी दिव्यता से संपूर्ण स्थान प्रकाशमान हो गया। राजकुमार ने घोड़े से कहा, मुझे राजसी वस्त्र धारण कराओ। एक सशक्त और तीव्रगामी उड़ने वाला घोड़ा दो और एक अत्यंत धारदार तलवार चाहिए। घोड़े ने अपनी दिव्य शक्ति से पल भर में यह सभी वस्तुएं प्रस्तुत कर दी। राजकुमारी विस्मय से यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। राजकुमार ने राजसी पोशाक धारण की, कमर में तलवार बांधी और परिजात घोड़े पर सवार हो गए। फिर उन्होंने राजकुमारी को अपने पीछे बिठाया और घोड़े को आकाश की ओर उड़ने का संकेत दिया। पलक झपकते ही दिव्य घोड़ा आकाश में उड़ चला, मानो देवताओं की कृपा से उसे कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई हो। उधर युद्ध प्रारंभ हो चुका था। जिस देश की राजकुमारी थी उसके पिता की सेना पराजय की कगार पर थी। राजकुमार ने देखा कि तीनों बहनों के पति अपनी अपनी सेनाओं को छोड़कर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए थे। दूसरी ओर उसका पिता और उसके निष्ठावान सैनिक शत्रु सेना के बीच घिर चुके थे। अचानक युद्ध भूमि में उपस्थित सभी योद्धाओं की दृष्टि आकाश की ओर चली गई। वहां एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। एक राजकुमार और राजकुमारी एक दिव्य उड़न घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। उनके राजसी परिधान और तेजस्वी स्वरूप को देखकर दोनों सेनाओं के सैनिक आश्चर्य में पड़ गए। जिस देश की राजकुमारी थी उसके सैनिकों ने यह दृश्य पूर्व में भी देखा था, किंतु तब घोड़े पर केवल राजकुमार ही सवार था और वे उसे पहचान नहीं पाए थे। युद्ध भूमि में चारों ओर निस्तब्धता छा गई। यह वही युद्ध था जिसे आक्रमणकारी राजा जीतने ही वाला था, किंतु राजकुमार के आगमन से परिस्थितियां बदलने लगीं। तभी दिव्य परिजात घोड़े ने गरजते हुए घोषणा की, युद्ध रोक दो, अन्यथा परिणाम भयावह होगा। उसकी गगनभेदी वाणी सुनकर दोनों ओर की सेनाएं स्तब्ध रह गईं। युद्ध तत्काल बंद कर दिया गया और सभी सैनिक अपनी अपनी पंक्तियों में लौट गए। इसके पश्चात एक और विलक्षण दृश्य घटित हुआ। परिजात घोड़ा आक्रमणकारी राजा के पास जाकर नीचे उतरा। घोड़े से उतरते ही राजकुमार शीघ्रता से आगे बढ़ा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, राजकुमार ने उनके चरण स्पर्श कर लिए। यह देख वहां उपस्थित समस्त सैनिक और स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, तुम कौन हो और यह सब क्या कर रहे हो? राजकुमार ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं आपके समक्ष अपना सत्य प्रकट करता हूं। यह मेरी धर्मपत्नी है और जिस देश पर आपने आक्रमण किया वह इसी की जन्मभूमि है। यह सुनकर आक्रमणकारी राजा और उनके दरबारी विस्मय में पड़ गए। उसी समय दूसरी ओर से राजकुमारी के पिता और उनकी सेना भी समीप आ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद को पहचाना, उनके मुख पर चिंता और संतोष का मिश्रित भाव प्रकट हुआ। आक्रमणकारी राजा की दृष्टि संकुचित हो गई। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, तो यह तुम्हारी कोई योजना थी? तुमने मुझसे यह तथ्य क्यों छुपाया? राजकुमार ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जो कुछ भी हुआ वह मेरी विवशता थी। मैंने सत्य को इसलिए गुप्त रखा ताकि रक्तपात से दोनों देशों को बचाया जा सके। मैं आपकी अनुमति के बिना अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकता था, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी नीयत कभी भी अनुचित नहीं थी। राजकुमार के ये शब्द सुनते ही दोनों राजाओं की सेनाएं मौन खड़ी रहीं। दोनों राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। इसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और उसे साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ा, किंतु तभी राजकुमार के पिता ने उसका हाथ रोक लिया
और गंभीर स्वर में बोले, यह राजकुमारी यूं ही तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यह एक राजा की पुत्री है और राजकुमारों व राजकुमारियों की विदाई ऐसे नहीं होती। यह सुनकर राजकुमार का हृदय व्याकुल हो उठा। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी व्यथा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर राजकुमारी के पिता भी असमंजस में खड़े थे। समस्त वातावरण भावनाओं से भर गया था, मानो समय ठहर गया हो। कुछ क्षणों के गहन विचार के बाद राजकुमार के पिता ने गंभीरता से घोषणा की, विवाह और विदाई राजसी परंपराओं के अनुसार ही संपन्न होगी। अगले सप्ताह हम पूरे राजसी ठाट बाट के साथ बारात लेकर आएंगे। तब तक यह राजकुमारी यहीं रहेगी। यह सुनते ही माहौल में शांति और संतोष का संचार हुआ। दोनों पक्ष समझ गए कि यह केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। राजकुमार ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसे सांत्वना दी। फिर उसने अपने पिता की आज्ञा में सिर झुका दिया। राजकुमारी के पिता आगे बढ़े, राजकुमार के पास आकर स्नेह भरा हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, मेरी प्रिय पुत्री को मैं पूरे सम्मान और भव्यता के साथ विदा करूंगा। यह मेरे जीवन का सबसे आनंदमय क्षण होगा। इस घोषणा के साथ ही युद्धभूमि का दृश्य बदल गया। सैनिकों ने आनंद के जय घोष किए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, जहां शांति और प्रेम की विजय हुई थी। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने सौहार्द और मित्रता का परिचय देते हुए अपने अपने सैनिकों को युद्धभूमि से विदा किया। अगले 7 दिनों तक दोनों राजमहलों में विवाह की भव्य तैयारियां चलती रहीं। नगाड़ों की गूंज, दीपों की जगमगाहट और हर्षोल्लास से समस्त नगर आनंदित था। हर दिशा में उत्सव का माहौल था। विवाह के दिन राजकुमारी को राजसी परिधान में सुसज्जित कर विदाई के लिए तैयार किया गया। जब विदाई का शुभ क्षण आया, तब राजकुमारी के पिता ने राजकुमार और उसके पिता के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी पुत्री आपकी कुलवधू बनकर जा रही है। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का अवसर है, किंतु मेरे हृदय में एक बात है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से आगे कहा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मेरी अन्य संतानों और उनके पतियों ने मुझे केवल दुहक और छल ही दिया है। मेरी संतान मात्र यही बेटी है। यह तो स्पष्ट है कि मेरे बाद मेरा दामाद ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, परंतु मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि आपके बाद आपका राज्य कहीं उत्तराधिकारी के बिना निर्बल ना हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्यों ना हम अभी ही दोनों राज्यों का एकीकरण कर दें और अपने समक्ष ही राजकुमार को इन दोनों का राजा बना दें। यह सुनकर राजकुमार के पिता कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपने अनुभव से परिपूर्ण दृष्टि अपने पुत्र पर डाली, जिसने अब तक अपनी योग्यता, वीरता और न्यायप्रियता का प्रमाण दे दिया था। फिर उन्होंने प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपने वह बात कह दी जो मेरे हृदय में भी थी। मेरा पुत्र इस योग्य है कि वह इन दोनों राज्यों को एकजुट कर एक नई शक्ति बनाए। मैं सहमत हूं। इसके पश्चात उसी क्षण एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। राजकुमार को दोनों राज्यों का राजा घोषित किया गया। राजसी मुकुट उसके मस्तक पर रखा गया और दोनों राजाओं ने मिलकर उसका राज्याभिषेक किया। जैसे ही यह घोषणा हुई, संपूर्ण वातावरण आनंद और उल्लास से भर उठा। सैनिकों ने विजय के नारे लगाए, प्रजा ने हर्षोल्लास से नृत्य किया और संगीतमय ध्वनियों से समस्त राज्य गूंज उठा। इस प्रकार दोनों राज्यों का एकीकरण हुआ और एक नई शक्ति का उदय हुआ। किंतु यह केवल 2 राज्यों के एक होने की कथा नहीं थी। यह प्रेम, विश्वास, समझदारी और एकता की गाथा थी। यह सिद्ध करता है कि जहां प्रेम, त्याग और सौहार्द होता है, वहां सदा मानवता की विजय होती है। इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी की कथा एक शुभ और मंगलमय अंत तक पहुंची। उनके पावन मिलन ने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपना स्थान सदा के लिए अंकित कर दिया। दर्शक बंधु, अब हम उन कारणों के बारे में जानेंगे कि औलाद दारू का सेवन कब करने लगती है। दर्शक बंधु, औलाद के दारू सेवन करने के पीछे कई गहरी वजहें हो सकती हैं और इन वजहों को समझना बहुत जरूरी है। ये केवल एक व्यक्ति या उसके पाप से जुड़ा सवाल नहीं है, बल्कि समाज, परिवार और व्यक्तिगत अनुभवों का एक जटिल मिश्रण है। 1. माता पिता की जिम्मेदारी। माता पिता का असर
बच्चों पर बहुत गहरा होता है। अगर घर में शराब पीने की आदत हो या अगर बच्चे को इस चीज की कोई अनुमति मिलती हो तो धीरे धीरे वह इस आदत को अपना सकता है। बच्चों के मन में जो विचार घर पर बनते हैं वे उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। जब माता पिता शराब को मामूली चीज मानते हैं तो बच्चा भी इसे एक सामान्य गतिविधि समझ सकता है। 2. भावनात्मक खालीपन। कभी कभी बच्चे अपने घर में प्यार और समझ की कमी महसूस करते हैं। जब वह अपने दुखों या परेशानियों को अपने माता पिता से नहीं बांट पाते तो उन्हें खुद को खुश रखने के लिए शराब या नशे की ओर मुड़ने का मन करता है। यह एक अस्थायी समाधान होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। 3. सामाजिक दबाव और दोस्ती। कभी कभी बच्चे नशे की आदतों को दोस्तों के दबाव के कारण अपनाते हैं। यह एक समूह का हिस्सा बनने का तरीका बन जाता है और बच्चे इसे अपनी पहचान के रूप में अपनाते हैं। 4. मानसिक तनाव और दबाव। समाज या परिवार के द्वारा बच्चों पर सफलता का भारी दबाव डाला जाता है। जब बच्चों के लिए इस दबाव को सहन करना मुश्किल हो जाता है तो वे इसे नशे के रूप में भुलाने का तरीका खोजते हैं। 5. माता पिता का आपसी संघर्ष। जब परिवार में तनाव, लड़ाई झगड़े या तलाक जैसी परिस्थितियां होती हैं तो बच्चे खुद को असुरक्षित और अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में नशा उन्हें अस्थायी राहत देने का तरीका लगता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि औलाद के दारू सेवन के पीछे कभी कभी माता पिता की चुप्पी, उनकी गलत आदतें या फिर परिवार में तनाव और प्यार की कमी होती है। इसे रोकने के लिए परिवारों को एकजुट होकर अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।